व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू फील कनेक्टेड विद चारू। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हमारे कोर्स 10 की यूनिट 3, जिसका नाम है क्रिएटिंग सपोर्ट्स फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी 3.1 अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन फॉर इंक्लूजन। तो अर्ली आइडेंटिफिकेशन होता क्या है? शीघ्र पहचान, यानी कि जल्दी पहचान, समस्या को जल्दी पकड़ना। कोई भी बच्चे की प्रॉब्लम है, डिसेबिलिटी का अगर कोई सिम्टम्स है, उसको जल्दी पहचानना, ठीक है। और अर्ली इंटरवेंशन क्या होता है? शीघ्र हस्तक्षेप। शीघ्र हस्तक्षेप मतलब कि अगर बच्चे में कोई प्रॉब्लम है तो उसका जल्दी से जल्दी इलाज करना और उसको सपोर्ट प्रोवाइड करना, ठीक है। अब हम थोड़ा डिफ़ाइन करके पढ़ते हैं कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन है क्या, ठीक है। जो बच्चा है उसकी स्टार्टिंग की जो एज होती है 0 to 6 ईयर्स, उसमें किसी भी प्रकार की, किसी भी टाइप की अगर हमें बच्चे में कोई भी माइलस्टोन अगर डिले दिख रहा है या फिर कोई भी डिसेबिलिटी के कोई सिम्टम्स दिख रहे हैं तो उसको आइडेंटिफाई करना, ठीक है, पहचानना। और अगर जितनी जल्दी हम उसकी प्रॉब्लम को, उसके जो सिम्टम्स है उसको जल्दी से पहचान लेंगे तो उतनी जल्दी बच्चे की हेल्प होगी, ठीक है। अब ये तो है कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन का मतलब है कि बच्चे की प्रॉब्लम्स है, जो बच्चे में सिम्टम्स है उसको पहचाना, लेकिन ये पहचानेंगे कैसे, ठीक है। तो क्या कुछ कुछ स्टेप्स हैं इसके, वो हम ध्यान देते हैं कि पहचानने के तरीके, मेथड्स क्या हैं। तो पहला है माइलस्टोन्स ट्रैकिंग। क्या है? माइलस्टोन्स ट्रैकिंग। इसमें ना ये देखना होता है कि बच्चा अपनी अप्रोप्रिएट एज पर जो नॉर्मल बच्चे कर पाते हैं क्या वो कर पा रहा है या नहीं। मतलब कि 6 महीने पे ये होता है ना कि बच्चा एक सोशली इन्वॉल्व होने लग जाता है, छोटे छोटे टॉयज़ के साथ खेलता है या कुछ भी है, प्ले करता है। तो मतलब ये माइलस्टोन्स चेक करने हैं कि 3 महीने पे उसे हंसना आ जाता है, फिर वो इस टाइम मतलब एक होता है ना, स्टेप्स होते हैं, कितने महीने में बच्चा चलने लग जाएगा, खड़े होने लग जाएगा, ठीक है। तो वो क्या है? माइलस्टोन्स है कि तो यही चीज़ है कि हमें ये देखना है कि बच्चा समय पर बोल पा रहा है या नहीं, चल पा रहा है या नहीं, ठीक है। तो हमें माइलस्टोन्स चेक करने हैं बच्चे के। फिर आता है स्क्रीनिंग टेस्ट। डॉक्टर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स और जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो एक चेकलिस्ट के थ्रू ये चेक करते हैं कि बच्चे में कोई सिम्टम है या नहीं, अगर बच्चा कहीं डिले कर रहा है तो, ठीक है। नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशन। ये पेरेंट्स टीचर्स दोनों करते हैं, ठीक है। एक इनफॉर्मल असेसमेंट है। इसमें क्या होता है कि बच्चे के बिहेवियर को, है ना, चेक करके वो एक्टिविटी के थ्रू देखते हैं कि भाई बच्चे में डिसेबिलिटी के सिम्टम्स या फिर कोई प्रॉब्लम, कोई इशू है या नहीं। अब वो कैसे, या कोई माइलस्टोन डिले है या नहीं, वो कैसे देखेंगे? मैंने बच्चे को आवाज़ दी, ठीक है। अब बच्चे ने वो आवाज़ सुनकर रिस्पॉन्ड किया या नहीं, तो मुझे पता चल जाएगा कि बच्चा सही से सुन सकता है या नहीं। तो ये चीज़ है, ठीक है। अब अर्ली इंटरवेंशन क्या है? अर्ली इंटरवेंशन क्या है? अब जो प्रॉब्लम है, जो हमारी डिसेबिलिटी है, वो हमने आइडेंटिफाई कर ली, ठीक है। अब कोई भी 1 मिनट भी हमें डिले नहीं करना है, ठीक है। बिना समय गवाए हमें बच्चे के लिए ना सही थेरेपी, मेडिकल हेल्प और एजुकेशन सपोर्ट स्टार्ट कर देना बिना टाइम वेस्ट किए, ठीक है। क्योंकि समस्या को बढ़ने से रोका जाएगा अगर जितनी जल्दी इंटरवेंशन करेंगे। आपको पता चला कि भाई, सपोज़ एग्ज़ाम्पल देती हूँ, अगर किसी बच्चे का एक डिलेड है माइलस्टोन, ठीक है, एक माइलस्टोन डिले है, वो भाई स्टैंडिंग नहीं कर, वो चलो क्रॉलिंग ही नहीं कर पा रहा, ठीक है, क्रॉलिंग ही नहीं कर पा रहा, लेटा रहता है, उसका मतलब बैकबोन का सपोर्ट या कुछ भी हम मान लें उसको अफेक्टेड है। तो मुझे पता चला कि भाई बच्चे को 6 महीने में ये मूवमेंट होनी चाहिए और ये नहीं कर पा रहा है। तो अब मुझे पता चल गया, तो मैं उसको डिले ना करूँ कि ठीक है जब बड़ा हो जाएगा या एज के साथ अपने आप ठीक हो जाएगा, ये चीज़ मैं ना छोड़ूँ, ठीक है। तो मुझे क्या करना है? मुझे इंटरवेंशन देना है तुरंत कि भाई मैं इसको सपोर्ट प्रोवाइड करूँगी, थेरेपी सपोर्ट देना, बिल्कुल भी डिले नहीं करना है। क्योंकि जितनी जल्दी इंटरवेंशन होगा उतनी जल्दी आउटकम्स बेटर आएंगे अगर हम अर्ली एज में ही। क्योंकि ना बच्चे का जो दिमाग है ना, वो 0 से 6 ईयर्स की एज में ना बहुत ज़्यादा डेवलप करता है, ठीक है। तो इस दौरान है ना, जो थेरेपी है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है। बहुत जल्दी बच्चा कवर कर जाएगा उस चीज़ को और पता भी नहीं चलेगा कि उसको कभी ये चीज़ अफेक्ट भी हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट है कि अब जो ये है अर्ली इंटरवेंशन, इसमें क्या क्या आता है, क्या क्या सर्विसेज आती है इसके अंदर। तो मेडिकल सर्विसेज, यानी कि मेडिसिन्स चलती हैं बच्चे की, ठीक है। और थेरेपी चलती है, फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, ओटी, बिहेवियर, सब कुछ थेरेपी चलती है। फिर आता है बेटा स्पेशल एजुकेशन, ठीक है। शुरुआती उम्र में, मतलब जब बच्चे की स्टार्टिंग एज होती है उसमें बच्चे को हम क्या कर लेंगे, स्पेशल एजुकेशन उसकी स्टार्ट कर देंगे। फिर है इंक्लूजन के लिए क्यों ज़रूरी है। अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड अर्ली इंटरवेंशन ये इंक्लूजन के लिए क्यों ज़रूरी है? तो
प्लास्टिक्स ऑफ ब्रेन यानी कि न्यूरोप्लास्टिसिटी, जो बच्चे की स्टार्टिंग एज होती है ना 0 to 6 ईयर्स, इसमें बच्चे का दिमाग बहुत तेज़ी से विकसित होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो इस दौरान दी गई थेरेपी का ना असर जो है ना बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि सेकेंडरी डिसेबिलिटी से बचाव। सेकेंडरी डिसेबिलिटी से बचाव, इसमें क्या होगा, समय पर मदद मिलने से छोटी समस्या बड़ी दिव्यांगता में बदलने से रुक जाती है। अब मेरे को पता चला कि बच्चे में कोई डिफॉर्मिटी है जो उसके बर्थ टाइम से है, ठीक है, मैं उसको तो थेरेपी प्रोवाइड करूँगी। अगर अर्ली एज में ही मैं उसको थेरेपी प्रोवाइड कर रही हूँ तो कहीं ना कहीं आउटकम्स बेटर आएंगे। ठीक है, वो जल्दी रिकवर कर लेगा उस चीज़ को। और अगर मैं लेट स्टार्ट करूँगी 7 8 9 साल में, जब वो हो जाएगा 7 8 9 साल का, तब स्टार्ट करूँगी तो वो क्या इतनी अफेक्टेड होगी, नहीं होगी। ठीक है, ये चीज़। फिर आता है स्कूल रेडीनेस, मतलब बच्चे को स्कूल के लिए तैयार करना। अब बच्चा है वो 3 4 साल की उम्र में सही सपोर्ट मिल जाए, मतलब अर्ली एज में इसको सही सपोर्ट मिल गया, ठीक है, तो क्या होगा, वो ना नॉर्मल बच्चों के साथ रेगुलर स्कूल्स में जा पाएगा, क्योंकि डिले जो है वो हमने उसको वहीं कवर अप कर लिया ना, हमने और ज़्यादा डिले नहीं किया उसको। फिर आते हैं कॉन्फिडेंस, बच्चे और पेरेंट्स दोनों का कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। तो इस तरह हमारी जो 3.1 है वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट आती है हमारी 3.2, फाउंडेशनल लिटरेसी फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन। अब फाउंडेशनल लिटरेसी की बात करते हैं तो बुनियादी साक्षरता है क्या। ठीक है, इसका मतलब है कि जो बच्चे की स्टार्टिंग क्लासेस होती हैं, मतलब प्राइमरी क्लासेस तो 0 to 5 आती है, लेकिन जो हम स्टार्टिंग क्लासेस मान रहे हैं वो 0 to 3 मान रहे हैं। ठीक है, तो इस क्लासेस में मतलब 0 से, मतलब फर्स्ट या आप बोलो प्री प्राइमरी से 3rd क्लास तक बच्चों को पढ़ना लिखना और बेसिक मैथ्स अच्छे से सिखाना, यही क्या है, फाउंडेशनल लिटरेसी। अब अगर बच्चे की शुरुआती नींव मजबूत नहीं होगी, अगर बच्चे का जो बेसिक कंसेप्ट है वो ही क्लियर नहीं होगा, तो वो क्या आगे पढ़ पाएगा, बताओ, पढ़ पाएगा, नहीं पढ़ पाएगा। अगर आपको नंबर काउंटिंग से नहीं आते और मैं आपको नंबर नेम सिखाऊं, क्या उसका कोई मतलब वैलिडिटी है? भाई मैं क्यों सिखा रही हूँ आपको नंबर्स नेम जब आपको काउंटिंग नहीं आती, आपको ये नहीं पता 1 क्या है, तो मैं ONE1 सिखा के क्या करूँगी। तो बेसिक कंसेप्ट जब तक क्लियर नहीं है तब तक आप एडवांस तो कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो यही बात इसमें कही गई है कि अगर बच्चे की शुरुआती नींव यानी उसका बेस ही नहीं बनेगा तो बच्चा आगे पढ़ ही नहीं पाएगा। ठीक है, फिर निपुण भारत मिशन के तहत क्या कहा गया, इसे जो फाउंडेशनल लिटरेसी है इसे बोला गया FLN, यानी कि फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। ठीक है, अब इंक्लूसिव एजुकेशन में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी की क्या इंपॉर्टेंस है। अब भाई एक इंक्लूसिव क्लासरूम है, उसमें एक डिसेबल्ड बच्चा भी है और एक नॉर्मल बच्चा भी साथ में पढ़ता है। ठीक है, तो बच्चे का जो बुनियादी स्तर है यानी कि जो बेस है ना, तो उस टाइम जो बच्चे का बेस होता है, मतलब जो स्टार्टिंग की क्लासेस होती है उसमें जो डिसेबल्ड बच्चे हैं या नॉर्मल बच्चा भी है ना, तो उसको सही ढंग से पढ़ना लिखना सिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चे को, जो डिसेबल्ड बच्चा है, उसका बेस ही क्लियर नहीं हुआ इन क्लासेस में, ठीक है, तो क्या होगा, वो आगे चलकर ना पीछे रह जाएगा क्लास में। आप ही देख लो, अगर आप एक नॉर्मल बच्चे हो, अगर मैं आपका बेस ही क्लियर ना करूँ, आपको काउंटिंग्स नहीं आती, लेकिन वहीं मैं आपको मल्टीप्लिकेशंस दे दूँ, एडिशन सब्ट्रैक्शंस दे दूँ, आपको काउंटिंग नहीं आती, आपको नंबर्स ही नहीं पता क्या है। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन कराऊँ आपको या एडिशन कराऊँ या सब्ट्रैक्शन कराऊँ तो वो यूज़फुल होगा, बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं होगा। ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं क्लास में पीछे रह जाओगे और ड्रॉप आउट भी कर सकते हो, ये चीज़। ठीक है, फिर बोला है कि जो इंक्लूसिव क्लासरूम है उसमें जो ये है हमारी FLN, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, इसको कैसे पढ़ाओगे। ठीक है, तो भाई जब दिव्यांग बच्चे हैं, मतलब जो डिसेबल्ड बच्चे हैं, उनको FLN सिखाने के लिए शिक्षक को विशेष तरीके अपनाने होते हैं, मतलब एक स्पेशल स्ट्रेटजीज़ का यूज़ करना पड़ता है अलग। क्या क्या करोगे बेटा, ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट, ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट, हिंदी में से मौखिक भाषा का विकास कहते हैं। कैसे करोगे, बच्चों को कहानियाँ सुनाना, कविता गाना, बातचीत करना। इससे क्या होता है, जो बच्चा बोल नहीं सकता या सुन नहीं सकता उसके लिए मतलब साइन लैंग्वेज, फ्लैश कार्ड्स का यूज़ ही क्या है, इंक्लूजन टिप तो है ये, कि एक नॉर्मल क्लास में बच्चा भी सीख रहा है डिसेबल्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्या है बेटा, फोनोलॉजिकल अवेयरनेस। फोनोलॉजिकल अवेयरनेस इसमें कैसे करते हैं हम, मतलब जो साउंड्स हैं उनकी वॉइस, लाइक प, ब, म, पी को क्या बोलेंगे, प, ये साउंड्स है ये सिखाना, और जोड़ना तोड़ना सिखाना शब्दों को। जैसे कमल शब्द है एक, क जमा म जमा ल, कमल। अब इसको तोड़ के भी सिखाना बच्चों को, जोड़ना भी सिखाना।
ठीक है। अब इंक्लूजन टिप क्या है इसमें कि जो भाई बच्चे हैं वीआई के, जो बच्चे देख नहीं सकते, तो उनके लिए ब्रेल मतलब जो रेस डॉट होती है उसको छूकर वो सीख सकते हैं। ठीक है, ये इंक्लूजन की टिप है कि वो भी कहीं ना कहीं शामिल हो रहे हैं क्लासरूम में, इंक्लूसिव क्लासरूम में। नेक्स्ट है बेटा प्रिंट अवेयरनेस एंड राइटिंग। प्रिंट अवेयरनेस एंड राइटिंग, इसमें बच्चे को किताब को पकड़ना और लेफ़्ट से राइट पढ़ना सिखाना, ठीक है, अक्षरों को लिखना सिखाना। अब इसकी इंक्लूजन टिप क्या है, अब जो बच्चे हैं एमडी के सीपी के वो लिख नहीं सकते, उनकी फाइन मोटर्स जो हैं वो अफेक्टेड है, तो क्या करोगे आप, उनको थिक क्रेयॉन्स और पेंसिल होल्डर्स दोगे। ठीक है। अब एफएलएन को सफल बनाने के लिए मुख्य टूल्स, मतलब अब जो फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी है इसको कैसे सक्सेस करोगे आप, मल्टी सेंसरी अप्रोच। ठीक है, इंक्लूजन में बात करिए ना, इंक्लूसिव एजुकेशन में, तो कैसे, मतलब ये है कि कैसे होगा, तो मल्टी सेंसरी अप्रोच कि बच्चों को सिर्फ ब्लैक बोर्ड पे ही नहीं पढ़ाओगे, ठीक है, मतलब बल्कि बच्चा छूकर, जैसे सैंड पेपर लेटर्स, देखकर वीडियोस, सुनकर ऑडियो बुक्स सिखाना है। ठीक है। फिर आता है बेटा डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस, बच्चे के इंटरेस्ट और उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग एक्टिविटीज़ प्लान करना। ठीक है। नेक्स्ट है बेटा टीएलएम का यूज़ करना। ठीक है, तो इस तरह हमारी 3.2 भी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट आती है हमारी 3.3 एम्पावरिंग फैमिलीज़ फॉर इंक्लूजन। एम्पावरिंग फैमिलीज़ फॉर इंक्लूजन। अब मेन आइडिया क्या है इसका, मतलब ये क्या कहता है कि ये कहता है कि एक स्पेशल चाइल्ड है ना, स्कूल में सिर्फ 5 से 6 घंटे बिताता है, ठीक है, और बाकी पूरा टाइम वो अपनी फैमिली के साथ रहता है। इसलिए जब तक बच्चे के पेरेंट्स को, फैमिली को अवेयर नहीं किया जाएगा, एम्पावर नहीं किया जाएगा ना, जब तक जो हमारी इंक्लूसिव एजुकेशन है वो सक्सेस नहीं होगी। ठीक है, वो कंप्लीट नहीं होगी। तो इसमें ये कंसेप्ट कहा गया है कि जो परिवार है ना, बच्चे का पहला स्कूल होता है और माता पिता बच्चे के पहले शिक्षक होते हैं। आपको पता है कि बच्चा जो उसकी अर्ली एज होती है वो सबसे ज़्यादा टाइम कहाँ स्पेंड करता है, वो पेरेंट्स के साथ करता है। तो जो भी कुछ सीखता है वो बच्चा अपने घर से सीखता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है परिवार के सामने आने वाली चुनौतियाँ। अब जब किसी फैमिली में एक डिसेबल्ड बच्चा जन्म लेता है तो फैमिली क्या क्या फेस करती है। ठीक है, तो शुरुआती सदमा यानी कि शॉक एंड डिनायल। अब इसमें पहले तो वो ना बहुत ज़्यादा उन्हें शॉक लगता है, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि उनके साथ ऐसा हुआ है, कि उनके घर में एक डिसेबल्ड बच्चा हुआ है। ठीक है, वो कहीं ना कहीं डिप्रेस्ड हो जाते हैं, सैडनेस, ये सब चीज़ें होती हैं उनके साथ। फिर क्या होता है बेटा, सामाजिक हीन भावना यानी कि सोशल स्टिग्मा। ठीक है, समाज के ताने या भेदभाव का उनको बहुत डर लगता है। आर्थिक बोझ यानी कि फाइनेंशियल बर्डन। अब एक स्पेशल बच्चा है, उसके लिए आपको थेरेपी प्रोग्राम्स है ना, स्पेशल एजुकेशन, उसकी मेडिसिन्स, ये सब चलानी पड़ेंगी, तो वो कहाँ से आएगा, तो कहीं ना कहीं आर्थिक बोझ तो हो ही रहा है आप पे। फिर आता है जानकारी का अभाव, पेरेंट्स अवेयर ही नहीं होते डिसेबिलिटी के लिए। ठीक है, उनको नॉलेज नहीं है कि क्या, मतलब किस टाइप की डिसेबिलिटी है कौन सी डिसेबिलिटी, इसके सिम्टम्स, कुछ कॉजेज़, प्रिवेंशन कुछ नहीं पता है। ठीक है, उनको बच्चे के राइट्स नहीं पता कि एक डिसेबल बच्चे के राइट्स क्या हैं, उसके लिए क्या क्या पॉलिसीज़ है, कि उनको स्कॉलरशिप है, कि उनको जो है थोड़ी हेल्प मिल जाए गवर्नमेंट के थ्रू। ये चीज़ हो गई। फिर आता है कि परिवार को सशक्त बनाने के लिए क्या करोगे, परिवार को एम्पावर बनाने के लिए क्या करोगे, अब ये बताओ। तो पहला है हमारा कि काउंसलिंग एंड इमोशनल सपोर्ट। ठीक है, मतलब जो पेरेंट्स हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी रहती है, उसको कम करने के लिए ना प्रोफेशनल्स जो हैं वो काउंसलिंग करें। ठीक है, इससे क्या होगा, पेरेंट्स जो है बच्चे को एक्सेप्ट करेंगे, जो उसकी कंडीशन है उसको एक्सेप्ट करेंगे और एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे। ठीक है। फिर है बेटा पेरेंट्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, इसमें क्या करेंगे, जो प्रोफेशनल्स हैं वो पेरेंट्स को घर जाकर ना ट्रेनिंग देंगे, मतलब जो बेसिक थेरेपी है वो करवाएंगे, साइन लैंग्वेज थोड़ी बहुत सिखाएंगे। क्यों, क्योंकि एक बच्चा है वो स्कूल में सीख रहा है, अपने थेरेपी सेंटर पे सीख रहा है, लेकिन वो घर पे उस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं हो रही, तो इम्प्रूवमेंट तो इतनी जल्दी नहीं आएगी। ठीक है, तो घर पे भी प्रैक्टिस करवा सकें, इसलिए पेरेंट्स ट्रेनिंग प्रोग्राम कराए जाएँ। फिर आता है इन्फॉर्मेशन शेयरिंग, कि ना जो स्पेशल एजुकेटर है या फिर जो भी जो डिसेबिलिटी सेक्टर में वर्क करें, उनका क्या काम है, परिवार को जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है, कानून है, स्कॉलरशिप है, यूडीआईडी कार्ड मतलब जो दिव्यांगता प्रमाण पत्र है, कानूनी अधिकारों के बारे में बताना, उनको अवेयर करना कि भाई ये चीज़ें भी हैं। ठीक है, ताकि वो लाभ ले सकें इन चीज़ों का। फिर आता है हमारा पेरेंट सपोर्ट ग्रुप्स। ये क्या होता है, ऐसे ग्रुप बनाना जहाँ कई दिव्यांग बच्चे, जो कई सारे डिसेबल्ड बच्चे हैं ना,
उनके पेरेंट्स एक दूसरे से मिलें, अपनी प्रॉब्लम शेयर करें और मतलब और क्या बोलते हैं, उनको समाधान भी मिले, सॉल्यूशंस मिले। बताते हैं कि भाई यहाँ से ट्रीटमेंट कराओ या वो थेरेपी बेस्ट मिल रही है, तो कहीं ना कहीं उनको एक सपोर्ट मिल रहा है कि वो अकेले नहीं है। ठीक है। आईपी में माता पिता की भागीदारी। अब इसमें क्या बोला गया है कि जो आईपी है उसको बनाते टाइम ना पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना चाहिए, एक टीम का इम्पॉर्टेंट मेंबर मानना चाहिए, क्योंकि जो टीचर और पेरेंट्स हैं मिलकर बच्चे के लिए गोल्स डिसाइड करते हैं आईपी की। ठीक है। क्योंकि जो माता पिता है भाई उनको पता है बच्चे की डिसलाइक लाइक वो सबसे ज़्यादा जानते हैं, जितना और कोई नहीं जानता। ठीक है। तो इसमें 3.3 में हमने क्या पढ़ा कि मतलब इसका मेन आइडिया क्या है। ठीक है। और परिवार क्या क्या मतलब जो फैमिलीज़ है वो क्या क्या फेस करती है चैलेंजेस, और हम कैसे एम्पावर कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारी 3.4 सेंसिटाइजिंग स्टेक होल्डर्स एंड स्कूल फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन। इसमें क्या कहा गया है, पहले तो हम ये देखते हैं कि सेंसिटाइजेशन होता क्या है। इसका मतलब है कि लोगों को ना डिसेबल्ड बच्चों के लिए ना, डिसेबल्ड बच्चों की मतलब ज़रूरतों, ठीक है, उनके अधिकारों और क्षमताओं के प्रति जागरूक और संवेदनशील बनाना, उनको अवेयर करना। ठीक है। सिंपल में कहूँ कि लोगों के मन से डर दया और ये डर दया की भावना निकालनी है और उनके मन में ना सहानुभूति यानी कि एम्पैथी और सम्मान की भावना डालनी है। ठीक है। और फिर आते हैं स्टेक होल्डर्स कौन है। स्टेक होल्डर्स हम आप लोग हैं। ठीक है। अब कैसे बताऊँ। ठीक है। और सिंप्लीफाई करती हूँ इसको। देखो, इंक्लूसिव एजुकेशन को सफल बनाने के लिए ना समाज के कई लोग शामिल होते हैं जिन्हें स्टेक होल्डर्स कहते हैं। ठीक है। जैसे कि स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, टीचर्स, पीयर ग्रुप्स, पेरेंट्स, कम्युनिटी। ठीक है। अब जो विभिन्न हितधारक यानी स्टेक होल्डर्स हैं उनको कैसे आप सेंसिटाइज करोगे, जैसे कि इसमें बोला है कि सेंसिटाइजिंग स्टेक होल्डर्स कैसे करोगे, तो फॉर स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। आप बता रहे हैं कि स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कैसे करेंगे हम। उन्हें कानूनी प्रावधानों यानी कि RPWD एक्ट 2016, RT एक्ट 2009 के बारे में बताना। ठीक है। तो जो स्कूल है ना वो स्कूल के बजट में से रैंप, एक्सेसिबल इन्वायरमेंट, टॉयलेट्स, स्पेशल एजुकेटर्स के लिए फ़ंड आवंटित करेगा, मतलब इकट्ठा करेगा, और ज़ीरो रिजेक्शन पॉलिसी अपनाएगा। ठीक है। अब ज़ीरो रिजेक्शन पॉलिसी क्या है कि कोई भी स्कूल मना नहीं कर सकता डिसेबल बच्चे के एडमिशन के लिए, मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में। ठीक है। फिर फॉर रेगुलर टीचर्स। अब रेगुलर टीचर्स के लिए कैसे हम कर सकते हैं सेंसिटाइज, तो भाई उनके लिए ना कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप और इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या करना है, कंडक्ट करने हैं। ठीक है। कौन से, कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप्स और इन सर्विस ट्रेनिंग। अब इसमें क्या होता है, शिक्षक ये सीखेंगे ना कि UDL और DI और जो नई नई टेक्नोलॉजीज़ हैं और मेथड्स हैं उनका कैसे यूज़ करके एक ही क्लास में सभी बच्चों को पढ़ाना है। ठीक है। फिर फॉर पीयर्स। ठीक है। अब बच्चे क्या करेंगे कि क्लास में ना रोल प्ले, ठीक है, नाटक करवा दिया कोई, और डिसेबिलिटी के लिए कोई मतलब वीडियो दिखा दी, तो इससे क्या होगा कि जो नॉर्मल बच्चे हैं ना वो डिसेबल्ड बच्चे से कहीं ना कहीं घृणा नहीं करेंगे, उनसे हेट नहीं करेंगे। ठीक है। और उनको सपोर्ट करेंगे। ठीक है। उनसे फ्रेंडशिप करेंगे, बुलिंग नहीं करेंगे। ठीक है। ये चीज़ें। फिर फॉर पेरेंट्स ऑफ टिपिकल डेवलपिंग चिल्ड्रंस। अब जो नॉर्मल बच्चों के पेरेंट्स हैं उनके लिए हम क्या कर सकते हैं उन्हें सेंसिटाइज़ करने के लिए, तो भाई पेरेंट टीचर मीटिंग जो होती है PTM, उसमें हम जागरूकता सत्र रखेंगे यानी अवेयरनेस सेक्शन रखेंगे। उसमें उस सेशन में क्या होगा कि हम ना उनके मन में से ये दूर करेंगे, ये डर दूर करेंगे कि अगर उनका बच्चा डिसेबल्ड बच्चे के साथ पढ़ेगा तो उसकी पढ़ाई इफ़ेक्ट होएगी या फिर उस बच्चे पे कोई बुरा असर पड़ेगा। ऐसा नहीं है। हम ये उसमें ये अवेयरनेस प्रोग्राम में मतलब ये बताएंगे उस सेशन में। ठीक है। ये समझाएंगे कि उनका बच्चा है वो और हेल्पफुल नेचर रखेगा, वो सपोर्टिव बनेगा। ठीक है। ये चीज़ें हम उनको बताएंगे। फिर आता है फॉर द कम्युनिटी। अब कम्युनिटी को कैसे सेंसिटाइज करोगे भाई, अब जैसे कि रैलियाँ निकालना, ठीक है, सोशल मीडिया कैंपेन और नुक्कड़ नाटक करना। रैलीज निकलती हैं ना और सोशल मीडिया पे क्या करते हो, कैंपेन्स करते हैं, नुक्कड़ नाटक है ना सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल है। तो इसमें क्या होता है, जो समाज है ना, जो हमारी कम्युनिटी है वो ना जो डिसेबिलिटी है उसके प्रति ना ये अपना जो स्टिग्मा बना रखा है ना उन्होंने, जो रूढ़िवादी था वो ख़त्म होगी। ठीक है। और वो उसको एक्सेप्ट करेंगे, एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे उसके प्रति। ठीक है। होप आपको 3.4 क्लियर होगी। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे 3.5 पे। इसमें क्या है, टीचर प्रिपरेशन फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन।
ठीक है। इसके मेन आइडियाज़ क्या है बेटा, इसमें क्या कहा गया है कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन है ना वो सक्सेस कब होएगी, कब होएगी बताओ। अच्छा चलो वो आप बताना कमेंट सेक्शन में, लेकिन मैं आपको बताती हूँ समावेशी शिक्षा है ना, मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन है, उसकी जो सक्सेस की है ना वो एक पूरी की पूरी टीचर के पास होती है। ठीक है, टीचर पे डिपेंड करती है। अब कैसे, अगर शिक्षक तैयार यानी कि रेडी और ट्रेंड नहीं है, ठीक है, तो स्कूल का चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर सही है उसके बाद भी बच्चा नहीं सीख पाएगा। ठीक है, अब क्यों नहीं सीख पाएगा मैं ये बता देती हूँ। अब टीचर ट्रेंड नहीं है, उसको यूडीएल अप्लाई करना नहीं आता। अब यूडीएल के भी तो कुछ प्रिंसिपल्स हैं, डीआई के भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं। आप कैसे कंडक्ट करोगे, कैसे इतने डाइवर्सिटी वाली क्लास को पढ़ाओगे। ठीक है, तो एक ट्रेन टीचर होना चाहिए, एक रेडी होना चाहिए। रेडीनेस मतलब क्या होता है, एक प्रॉपर लेसन प्लान बनाए क्लास स्टार्ट, ये नहीं कि ठीक है भाई आज मुझे एक बच्चे को पढ़ाना है, एक क्लास पढ़ानी है, चले गए मुँह उठा के। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, उसका आउटकम क्या आएगा, कैसे सिखाना है, ये सब पता होना चाहिए पहले ही। ओके, और फिर इसमें क्या कहा है कि शिक्षक है ना यानी कि टीचर है, उसका काम सिर्फ पढ़ाने का नहीं है बल्कि हर बच्चे की डाइवर्स नीड को पूरा करना है। ठीक है, अब टीचर्स प्रिपरेशन कैसे करोगे, इसके दो टाइप्स हैं। प्री सर्विस ट्रेनिंग, मतलब ये वो ट्रेनिंग है जो शिक्षक बनने से पहले दी जाती है। ठीक है, जैसे आप डीएलएड स्पेशल एजुकेशन कर रहे हो, डीएड इन स्पेशल एजुकेशन, बीएड का कोर्स करते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें आपको ट्रेनिंग इंटर्नशिप लगती है। क्यों, ताकि आप इंक्लूसिव सेटअप में भी पढ़ा सको, एक रेगुलर क्लास में भी पढ़ा सको। ठीक है, एक इंटीग्रेटेड स्कूल में भी पढ़ा सको। ठीक है, और इन सर्विस ट्रेनिंग क्या होता है, जो टीचर्स पहले से ही स्कूल में पढ़ा रहे हैं ना, उन्हें टाइम टाइम पर क्या करते हैं, नए नए मेथड्स, टेक्नोलॉजीज़ और जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाती है, लॉज बनाती है, उनकी अवेयरनेस के लिए ना कि उनमें उन्हें उस चीज़ से काम करना है, यूडीएल अप्लाई करना है। ठीक है, के लिए वर्कशॉप, सेमिनार्स और शॉर्ट टर्म कोर्स भी रखते हैं। ठीक है, हमारा वो होता है, आपको पता है सीआरआई वगैरह और ऑल सब ये सब होता है ना, तो क्या होता है, क्रेडिट्स इकट्ठे करने पड़ते हैं, रेगुलर वर्कशॉप अटेंड करनी पड़ती है, आरसीए से अपना रजिस्ट्रेशन भी कराना पड़ता है, तो सब इसी का पार्ट है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि एक समावेशी शिक्षक के लिए क्या आवश्यक कौशल है। अगर आप एक इंक्लूसिव टीचर हो, आप इंक्लूसिव क्लासरूम में पढ़ा रहे हो, तो आपको क्या क्या एबिलिटीज़ आपके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, तो पहला है बेटा नॉलेज ऑफ डिसेबिलिटीज़ एंड लॉस। ठीक है, यानी कि आपको डिसेबिलिटी के बारे में पता होना चाहिए, कौन सी डिसेबिलिटी क्या है, सिम्टम्स क्या है, कॉजेज़ क्या है, प्रिवेंशन मैनेजमेंट क्या है। ठीक है, और क्या बताओ, और उसको ना एक्ट्स के बारे में बताना चाहिए कि ना भाई जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनके लिए क्या क्या लॉज पॉलिसीज़ बनाई गई हैं, ये चीज़। ठीक है, फिर आता है बेटा स्किल ऑफ अकोमोडेशन एंड अडेप्टेशन। अब जो टीचर है ना वो एक रिजिड तरीके से ना पढ़ाए, क्योंकि एक डिसेबल्ड बच्चा तो उस चीज़ को फॉलो ही नहीं कर सकता। ठीक है, तो जो डिफरेंट डिसेबिलिटीज़ वाले बच्चे हैं भाई, वो रटने की बजाय उस बच्चे की ज़रूरत के अनुसार, जैसे कि हम रोट लर्निंग कर रहे थे अब तक रिजिड करिकुलम में, तो फ्लेक्सिबल बनाए, बच्चे की अकॉर्डिंग अडेप्टेशन ले। ठीक है, अकोमोडेट करे हर चीज़ को। तो इसमें मतलब क्या बताए कि यूडीएल का यूज़ करके ऐसे लेसन प्लान बनाना जिससे कि जो बच्चा है ना, एक वीआई का बच्चा है, चाहे एक एचआई है, ठीक है, एक चाहे नॉर्मल बच्चा है, वो आराम से एक ही साथ सीख सकें। ठीक है, नेक्स्ट है कोलैबोरेटिव स्किल्स। इसमें क्या बात बोलते हैं कि इंक्लूसिव टीचर को ना अकेले काम नहीं करना चाहिए, वो अकेले काम भी नहीं कर सकता। ठीक है, टीम वर्क में काम करने की उसकी हैबिट होनी चाहिए। मीन्स पेरेंट्स, थेरेपिस्ट, इन सबको इन्वॉल्व करे। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा कॉन्टीन्यूस एंड कॉम्प्रीहेंसिव एवेल्युएशन। इसमें क्या बोला है कि ना टीचर को ये नहीं है भाई कि ये तो है सीसीई में क्या बोलते हैं कि भाई रेगुलर असेसमेंट टेस्ट किए जाएंगे, पूरे साल बच्चे का एवेल्युएशन होगा। लास्ट टाइम पे नहीं है कि भाई पूरे साल में एक ही बार आपका असेसमेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ है, लेकिन इसमें ये चीज़ बोली गई है कि आपको ना ऑप्शनल रखना है कि अगर बच्चा बोल नहीं सकता तो वो लिख के बता दे। ठीक है, मतलब आपको बच्चे के आगे ऑप्शंस रखने हैं कि वो अपनी सीख है ना कैसे भी दिखाए, कैसे भी प्रदर्शित करे। ठीक है, तो इस तरह हमारी यूनिट 3 कंप्लीट होती है। होपफुल कि आपको सब कुछ समझ आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।